हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज हम अपने रिवीजन सेशन सीरीज में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित जितना भी एक साल के दौरान जो करंट अफेयर्स रहा है और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे। आज की क्लास जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है, इसमें ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स बल्कि करंट अफेयर्स से संबंधित जो फैक्ट्स होंगे और जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित जो फैक्ट्स होंगे और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हम उन्हें भी देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सेक्शन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस सेक्शन को थोड़ा सा आराम से और थोड़ा सा समझने का, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। और हाँ, मैं थोड़ा सा फास्ट फूड में ही चलूँगी, इसलिए चलूँगी क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। तो चूँकि हमारे पास जब समय कम होता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करना होता है, तो हमें अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और जिसमें सबसे पहला सेक्शन है हमारा स्मॉग टावर। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रदूषण की समस्या काफ़ी गंभीर बनी हुई है और देश की राजधानी जो है नई दिल्ली, वो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगाया गया। तो आइए उससे संबंधित चीज़ों को देखते हैं कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के अवसर पर आनंद विहार में, जो कि नई दिल्ली में है, भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का, भारत का पहला जो स्मॉग टावर वो भी नई दिल्ली में बनाया गया था, लेकिन वो नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पे बनाया गया था। और पहला स्मॉग टावर की बात करें तो वो नई दिल्ली के आनंद विहार में बनाया गया है। और इस स्मॉग टावर की जो विशेषता है वो देखा जाए तो यह 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला यह स्मॉग टावर डाउन ड्राफ्ट प्रकार का है। तो भाई, ये डाउन ड्राफ्ट प्रकार क्या होता है? तो यानी कि प्रदूषित हवा टावर के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है और निचले भाग से क्या होती है, साफ हवा बाहर निकलती है। आप इस टावर को देख सकते हैं, यहाँ से जो है वो प्रदूषित हवा प्रवेश करेगी और यहाँ जो फैन आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है वो जो है शुद्ध हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। यानी कि ये जो टावर है वो दूषित हवा को अपने अंदर खींचेगा और साफ हवा को बाहर की तरफ छोड़ देगा। ठीक है, तो यही इस टावर की विशेषता है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो और भी टावरों की, इससे पूर्व देखा जाए तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश का पहला जो है वो स्मॉग टावर जो है वो लगाया गया था। ये अगस्त में, ठीक है, 23 अगस्त के समय में ये चीज़ लगाई गई थी, स्थापित की गई थी, तो इसलिए देश का पहला स्मॉग टावर हो जाता है। वहीं अन्य टावर की बात करें तो देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जो स्मॉग टावर लगाया गया है वो लगाया गया केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लगाया गया। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है फ्रेंड? पंजाब और साथ ही साथ हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, ये जो है देश का सबसे ऊंचा जो स्मॉग टावर है वो देखा जाए तो 24 मीटर से लगभग थोड़ा सा बड़ा ही है, तो 24 मीटर ऊंचा है। और यह एयर प्यूरिफिकेशन टावर जो है वो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। क्योंकि हम देश के राजधानी दिल्ली के बारे में बात करें तो कुछ और भी है हमारे लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या जो है वहाँ के वायु प्रदूषण की, वो है पराली की समस्या। और साथ ही साथ जो हम खुले में चीज़ों को जला देते हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। तो खुले से जलने और वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका नाम है एंटी ओपन बर्निंग, ध्यान रखिएगा, बर्निंग कैंपेन। चूँकि ये कैंपेन जो है दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, किस चीज़ से निजात पाने के लिए? खुले में जलने से लोगों को रोकने के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ खुले में जला रहे हैं तो उससे वहाँ पे सरकार के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही साथ वायु प्रदूषण की जो घटनाएं हो रही हैं, खासकर पराली वगैरह जलाने की वजह से, इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए ये कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें, भी हाल ही में आप लोगों ने छठ पूजा के समय में यमुना नदी में झाग बनते हुए देखा होगा काफ़ी ज़्यादा। अगर आप दिल्ली में रहे होंगे, कुछ लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल सामने से देखा होगा और कुछ लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा होगा। तो जो झाग की समस्या है, चूंकि नदियों में फास्फेट पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फास्फेट की, ठीक है, फास्फेट की उच्च स्तर के कारण, उच्च मात्रा के कारण हमें यमुना नदी में, ठीक है, यमुना नदी में झाग की बहुत बड़ा स्तर दिखाई दिया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भी हाल ही में दिल्ली में यमुना नदी में झाग की समस्या है, झाग का दृश्य देखने को मिला बहुत बड़े पैमाने पे, उसका कारण क्या था? उसका कारण था फास्फेट की उच्च स्तर था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए और अगले पे बढ़ते हैं। सबसे हमारा अगला इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, प्रथम ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व। ठीक है, ड्यूगोंग, ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी
तट पाक की खाड़ी में। ड्यूगोंग क्या है, सबसे पहले चीज़ ये देख लीजिए, आप इस ड्यूगोंग की पिक देख रहे होंगे। ये फ्रेंड एक समुद्री स्तनधारी जीव है, ठीक है, जिसे हम समुद्री गाय के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, समुद्री गाय के नाम से हम ड्यूगोंग को जानते हैं। और ये क्या है, एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। और चूंकि इसके जो है निवास स्थान को काफ़ी नुकसान हुआ है, और चूंकि जैसा आप जानते हैं प्रदूषण की समस्या ना सिर्फ वायु में है बल्कि समुद्रों में भी है, तो समुद्री प्रदूषण के कारण इनके जो है लुप्त होने का ये सामना कर रहे हैं, जिनके संरक्षण के लिए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा प्रथम ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो खोला जा रहा है। अगर हम बात करते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्था की, तो उनके अनुमान के अनुसार जो है इस समय जंगल में देखा जाए तो 200 से लेकर के 250 जो है ड्यूगोंग बचे हुए हैं, जिनमें से देखा जाए तो 150 ड्यूगोंग जो है वो तमिलनाडु के पाक की खाड़ी और साथ ही साथ कहाँ पे, मन्नार की खाड़ी। अगर आप मैप देख रहे होंगे तो श्रीलंका और भारत के तमिलनाडु के कोर्ट पे जाके देखिए, तो वहाँ पे आप तट पे देखिए पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है, वहाँ पे जो है 150 लगभग ड्यूगोंग जो है वो बचे हुए हैं, जो कि दुनिया की ड्यूगोंग के लिए अंतिम जीवित प्राकृतिक आवास है। तो इनके संरक्षण के लिए तमिलनाडु की सरकार ने के द्वारा देश में पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। अगर हम इन संरक्षण की बात करते हैं, ड्यूगोंग संरक्षण केंद्र का जो क्षेत्रफल होगा वो लगभग 500 किलोमीटर क्षेत्रफल में होगा। किसके किस तक फैला होगा, आदिरामपट्टिम से लेकर के अमापट्टिम तक फैला होगा, जो कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र है, उसमें ये पूरा विस्तारित होगा। नाम ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ड्यूगोंग की IUCN के लिस्ट में, रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है, तो IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में ड्यूगोंग जो कि वनरेबल, जिसको कहते हैं सुभेद्य, की श्रेणी में शामिल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। बात कर लेते हैं ड्यूगोंग दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 मई को हर वर्ष प्रतिवर्ष विश्व ड्यूगोंग दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला है हमारा भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम। और जी वन हेल्थ कंसोर्टियम क्या हो गया, यानी कि एकल स्वास्थ्य संघ। किसका किसका, अगर हम इसको एक बड़ी सिंपल तरीके से समझें तो ये आप इसको समझो, स्वास्थ्य दृष्टिकोण, ठीक है, स्वास्थ्य दृष्टिकोण। अगर हम एकल स्वास्थ्य दृष्टिकोण की बात करते हैं तो आप यह बताता है, ये हमें क्या बताता है कि हमें लोगों का स्वास्थ्य, देखो हम किन से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास पर्यावरण है, हमारे आसपास जानवर रहते हैं और हम स्वयं क्या है, एक मनुष्य है, ठीक है। तो लोगों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और जो पर्यावरण का स्वास्थ्य क्या है, वो परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस चीज को समझिएगा, एकल स्वास्थ्य दृष्टिकोण। तो अगर किसी एक का स्वास्थ्य खराब होता है तो दूसरे के स्वास्थ्य पे बराबर प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर ये सारे परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसके एक कारण से इन क्षेत्रों में, अगर किसी एक क्षेत्र में कोई गतिविधियां हो रही हैं, कोई प्रथाएं जो हो रही हैं, अनिवार्य रूप से वो दूसरे पे क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे। एक बीमार होगा तो दूसरा बीमार होगा। सोचिए, पर्यावरण बिगड़ रहा है तो स्वास्थ्य पे किसके प्रभाव पड़ रहा है, आपके आसपास अगर बीमार जानवर है तो किसके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पे। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, परस्पर जो है वो जुड़े हुए हैं। इसी कारण से जो है वन हेल्थ कंसोर्टियम जो हमें क्या बताएगा, और उनकी जिस तरीके की वर्तमान की जो महामारी हुई थी, आपने देखा उसके वजह से कितना लोगों के जाने गई, कितना स्वास्थ्य प्रभाव हुआ। तो इस तरीके की भविष्य में महामारी होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मानव, पशुओं और जीवों के स्वास्थ्य को समझने हेतु एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाए जाने के लिए वन हेल्थ कंसोर्टियम की शुरुआत की गई है, जो कि देखा जाए किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन यह भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम जो है वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। किस विभाग के, किस मंत्रालय के अधीन आता है ये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। बात करते हैं इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा कि भारत में एक नस्ल के दूसरी नस्ल को संक्रमित करने वाले जीवाणु संबंधी, वायरल संबंधी, परजीवी से होने वाले महत्वपूर्ण संक्रमणों की रोकने, निगरानी करने की परिकल्पना की जाएगी, उनको निगरानी किया जाएगा। और अगर किसी हेल्थ में कोई इशू आता है किसी के स्वास्थ्य में तो उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अगर महामारी आती है तो उससे कम नुकसान हुआ का सामना किया जा सके, ठीक है। तो सभी के स्वास्थ्य को अनुरक्षित रखने के लिए मनुष्य, पशु और पौधे और पर्यावरण को एक दूसरे के पूरक के रूप में माना जाना चाहिए। और इसी को ध्यान में रख करके पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगले पे चलते हैं, पूसा डिकम्पोजर। भाई पूसा डिकम्पोजर क्या है, वही है, पर्यावरण से संबंधित है। तो यहाँ पे देखा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान
संस्था नई दिल्ली द्वारा पराली की समस्या से निजात पाने के लिए पूसा डिकम्पोजर इजाद किया गया है। तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पराली की समस्या से जो है सबसे अधिक है, सबसे बड़ी समस्या पराली की समस्या मानी जाती है। तो पराली को खाद के रूप में ये परिवर्तित करेगा कौन? पूसा डिकम्पोजर जो कैप्सूल है। इस डिकम्पोजर से करीब 20 दिन में पराली गलाकर पूरी तरीके से खाद बना दी जाती है, जिससे किसान अपने खेत बुआई का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूसा डिकम्पोजर जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। किस चीज़ से? समस्या से निजात पाने के लिए, पराली जैसे समस्या से निजात पाने के लिए पराली को जैविक खाद्य के रूप में परिवर्तित करने हेतु। ठीक है, अगला है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए जो डीप ओशन मिशन है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित डीप ओशन मिशन हेतु केंद्रीय बजट 2021-22 में 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो चूंकि किसमें यहाँ पे केंद्रीय बजट में, इस वर्ष के केंद्रीय बजट में इस चीज़ को शामिल किया गया था, जिसके वजह से जो है हम इस पे बारे में चर्चा कर रहे हैं इस मिशन के बारे में। तो यह क्या है? गहरे समुद्र अभियान को 5 वर्ष की अवधि के लिए चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। तो कब से कब तक? 5 वर्ष की अवधि के लिए 2021 से लेकर के 2026 के बीच में। ठीक है, इस मिशन के द्वारा क्या किया जाएगा? सागर महासागरों के जल के नीचे की दुनिया की खनिज ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज किया जाएगा। ओवरऑल देखें, अगर हम इस गहरे समुद्र मिशन के बारे में बात करें तो ये है आपका गहरे समुद्र में खोजबीन करने की भारतीय पहल। ठीक है, गहरे समुद्र में किस चीज़ की खोज करेंगे? इस मिशन का उद्देश्य क्या है? पॉली मेटेलिक, ध्यान रखिएगा, न्यूडल्स। ठीक है, तो न्यूडल्स, पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स का पता लगाना और उनको निकालना। और ये क्या है भाई? ये किससे बनते हैं? पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स ये बनते हैं आपके निकल से, मैग्नीज से, तांबा से, कोबाल्ट से, आयरन हाइड्रोक्साइड से, जैसे खनिजों से ये बनते हैं। और फ्रेंड, ये जो खनिज होते हैं, यानी कि ये जो पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स होते हैं, वो देखा जाए किस में काम करते हैं? वो हमारे लिए जो धातु इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, जो स्मार्टफोन होते हैं, जो सोलर पैनल होते हैं, जो बैटरी होते हैं, उनके निर्माण के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें, जिस तरीके की सरकार की योजना है आत्मनिर्भर भारत की, जिस तरीके की सरकार की योजना है मेक इन इंडिया की, और सबसे बड़ी हमारे देश की देखा जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को क्या किया जा रहा है? सोलर पैनल लगाने के लिए बोला जा रहा है। उनका निर्माण किससे होगा? वो इन्हीं पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स से होगा, जिसका खोज किसमें किया जाएगा? इसी डीप ओशन मिशन के द्वारा इन खनिजों को निकाल करके। ठीक है, तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, और ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो जिस तरीके की समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है, जिस तरीके की समस्या, अगर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को देखें, दूसरे देशों पर निर्भरता, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं अपनी चीज़ों को आयात करने के लिए। मोबाइल फोन्स के उपकरण हो गए, अगर हम किसी भी तरह का, तो उन सब पे निर्भरता भी कम किया जा सकता है इस डीप ओशन मिशन के द्वारा। तो सरकार के द्वारा इस पे काफ़ी ज़्यादा कार्य किया जा रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ आपके पीटी के लिए, इवन आपके मेंस के लिए भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो इस मिशन में देखा जाए, सरकार जो है वो ब्लू इकोनॉमी को समर्थन कर रही है। ब्लू इकोनॉमी आपको समझ में आता होगा, मरीन अर्थव्यवस्था, जिसे हम तटीय अर्थव्यवस्था या फिर महासागरीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इसका यही कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिएगा, समय ध्यान रखिएगा, इस अभियान का 5 वर्ष की अवधि है। 2021 से 26 के लिए 4,000 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है, जो इस वर्ष का बजट रहा है 2021-22 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मंत्रालय ध्यान रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इस मंत्रालय में देख लीजिए, डीप ओशन मिशन की तकनीकी विकास कार्यों में महासागर सेवा, प्रौद्योगिकी अवलोकन, संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान, यानी कि ओशन सर्विस टेक्नोलॉजी, ओशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, रिसोर्सेज, मॉडलिंग एंड साइंसेज, ओ स्मार्ट तहत के तहत इसको वित्त पोषित किया गया है। तो ओ स्मार्ट जो है ना, इसी के तहत इसको वित्त पोषित किया गया है, इस मिशन को। ठीक है, डीप ओशन मिशन को। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 30 को, ठीक है, सतत विकास के लिए महासागरीय विज्ञान का दशक घोषित किया है। ठीक है, तो सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक 2021 से 2030 को घोषित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और फिशिंग कैट को देखते हैं। फिशिंग कैट नाम से पता चल रहा है, यानी कि मछलियों को भोजन बनाने वाली कैट। देख रहे हैं,
इसका साइज़। ये फ्रेंड ये वो होती हैं जो अपने घरेलू जो बिल्लियाँ होती हैं ना, जो बिल्ली अपने के घर में होंगी, सबके यहाँ होती हैं आसपास, तो जो घरेलू बिल्लियाँ होती हैं ना उनकी ये दुगने आकार वाली बिल्लियाँ होती हैं और ये जनरली जो पाई जाती हैं वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चूँकि ये आर्द्र भूमि और अनुकूलित क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इनका जो भोजन होता है, उस भोजन का जो मेन भोजन होता है वो मछली होता है, जिसकी वजह से इनको फिशिंग कैट कहते हैं। चूँकि ये विलुप्त हो रही है तो इनके संरक्षण के लिए जो कार्य किया जा रहा है, तो फिशिंग कैट एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून तथा भारत के सबसे पुराने रामस्थल चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है की राजदूत नियुक्त की गई है। तो किस झील की राजदूत नियुक्त की गई है? चिल्का झील की, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और ये भारत की जो है देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लगून है चिल्का। ठीक है, और भारत की सबसे पुरानी रामस्थल साइट भी, अभी हम लोग रामसर स्थल है उनको भी देखेंगे। फिशिंग कैट के संरक्षण हेतु चिल्का झील विकास प्राधिकरण ने फिशिंग कैट को ब्रांड एम्बेसडर या फिर राजदूत का दर्जा दिया है। ठीक है, तो इसके संरक्षण के लिए आप इसको देख सकते हैं। अगला है पराग कैलेंडर। तो पराग के कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो इसको देख लेते हैं कहाँ पे किसके द्वारा किया गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है। किसके लिए? चंडीगढ़ के लिए। किसके द्वारा? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, यह भारत के किसी भी शहर के लिए अपनी तरह का प्रथम प्रयास है। पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद वायुजनित पराग के समय की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक ही चित्र में पूरे वर्ष में मौजूदा विभिन्न वायुजनित परागों के बारे में आसानी से सुलभ दृश्य विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो पराग कैलेंडर, पराग फ्रेंड जो आपका पराग देखेंगे ना, जो पराग होता है पोलन, ठीक है, पोलन देखा जाए तो ये ना बहुत सारे इन्फेक्शन का, जैसे अस्थमा हो गया, एलर्जिक हो गया, इन सब बीमारियों का कारण माना जाता है। तो ये जो पराग कैलेंडर होगा ना, पराग कैलेंडर से लोगों को जो एलर्जी हो गई या फिर दूसरी जो मौसमी बीमारी हो गई ना, उससे बचाने में काफ़ी ज़्यादा ये मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो इन्हीं सब चीज़ों से, जो एलर्जिक हो गई, अस्थमा बीमारी हो गई और इन सारी जो त्वचा में जैसे खुजलियाँ हो गई, सूजन, इन सारी चीज़ों के लिए इसको पराग को जिम्मेदार माना जाता है। इन सब बीमारियों से बचने के लिए चंडीगढ़ में जो है जो है आपका पराग कैलेंडर जो है विकसित किया गया है। किसके द्वारा? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया हमारे लिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ठीक है, कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखा जाए फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन जो कि डेनमार्क में स्थित है, इसके द्वारा जो है 2 और भारतीय तटों को, समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया। वो 2 तट कौन से हैं फ्रेंड? वो है कोवलम जो कि तमिलनाडु, फ्रेंड एक ना केरल में भी कोवलम है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज कर सकता है। तमिलनाडु वाला जो कोवलम तट है ना, उसको ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है डेनमार्क स्थित इस संस्था के द्वारा। और दूसरा है ईडन जो कि पुडुचेरी। तो कोवलम जो कि तमिलनाडु का जो तट है और ईडन जो कि पुडुचेरी का तट है, उसे देखा जाए तो ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है वो प्रदान किया गया है। और इसी के साथ साथ भारत में जो है ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 10 हो गई है। और आप इसको देख सकते हैं कौन कौन से हैं कि आपका शिवराजपुर जो कि द्वारका गुजरात में है, दूसरा घोघला है जो कि द्वीप में है, कोसारकोट जो कि कर्नाटक में है, और वहीं पे देखा जाए पद्रुविद्री जो है कि कर्नाटक में है, कप्पड़ जो कि केरल में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का जो तट है, वहीं पे गोल्डन जो कि पूरी उड़ीसा का तट है, और अंतिम देखा जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो तट है। ये टोटल जो 10 समुद्र तट हैं भारत के, उनको ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। किस संस्था के द्वारा? डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन संस्था। अब आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन। अगर किसी आप समुद्र तट पे जा रहे हैं और समुद्र तट पे नीला झंडा लगा हुआ है, ब्लू फ्लैग लगा हुआ है, तो समझ लेना वो तट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली है। यानी कि उस तट पे जो है विश्व स्तर पर जो मान्यता प्राप्त जो इको लेवल हैं, उसके जो 33 मानदंड हैं, मानदंडों के आधार पे देखा जाए उनमें 4 प्रमुख शीर्षों पर आधारित जो, यानी कि पर्यावरण शिक्षा और सूचना, जो स्थान की पानी की गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण, और साथ ही साथ समुद्र तटों की सुरक्षा और सेवाओं को दिया गया, जो इन सब के आधार पे ये जो है मानदंड दिया जाता है। सबसे ईजिली तरीके से इसको इस तरीके से समझो कि वो जो तट है जहाँ पे ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है, वो
तट जो है वहाँ पे आप एक तरीके से सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। वो काफ़ी स्वच्छ तट है, इसी के साथ साथ वहाँ का जो है पानी है वो स्नान करने योग्य है, नहाने योग्य वहाँ का पानी है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, पर्यावरणीय अनुकूल हो रहे हैं और साथ ही साथ सस्टेनेबल को ध्यान में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कार्य वहाँ पे किया जा रहा है एक तरीके से, यानी कि सतत विकास को ध्यान में रखते हुए वहाँ किसी भी तरह की गतिविधियां को किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे क्षेत्र मतलब समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया जाता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इस बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार का जो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा तटों को इको टूरिज्म मॉडल के तहत जो है विकसित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यटन को आकर्षित किया जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013 की बात है, वर्ष 2013 जून में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे जो अपने भारत सरकार जो है अपने समुद्र तटों की सफाई अभियान को, अपने समुद्र तटों की सफाई के लिए एक अभियान चलाया, जिसका नाम है, उस अभियान का नाम ध्यान रखना पूछा जा सकता है कि आई एम सेविंग माई बीच। ठीक है, हम अपने बीचों को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ये अभियान भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में चलाया गया 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे। और इसका उद्देश्य क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा तटों को क्या करना, इको टूरिज्म मॉडल के तहत विकसित करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तटों को, पर्यटकों और समुद्र के तट पर जाने वालों को स्वच्छ नहाने का पानी उपलब्ध कराना, उनको सुविधाएं देना, एक सुरक्षित और स्वास्थ्य वातावरण और क्षेत्र का सतत विकास प्रदान करना ही इसका उद्देश्य था। और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो है तटों को इको या फिर ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान कराने का प्रयास कर रही है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्यटन को आकर्षित करना, ठीक है, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है कुनमिंग घोषणा पत्र। कुनमिंग घोषणा पत्र की अगर बात करें, कुनमिंग डिक्लेरेशन, कुनमिंग जो है एक स्थान है, चीन में है, तो जैव विविधता से संबंधित ये है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चीन में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए जारी 15वें सम्मेलन में कुनमिंग घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया। तो किससे संबंधित है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है क्या, आपका कुनमिंग डिक्लेरेशन। कब इसको अपनाया गया, 15वें सम्मेलन में किया गया, जो कि चीन में आयोजित हुआ। इसके तहत देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है, वर्ष 2020 के पश्चात वैश्विक जैव विविधता के ढांचे को प्रभावी बनाना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है मगरमच्छ संरक्षण। तो केंद्रपाड़ा जो कि उड़ीसा का एक जिला है, तो केंद्रपाड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां देश में पाए जाने वाली मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। तो देश का एकमात्र जिला या एकमात्र राज्य कल है उड़ीसा। अगर जिला पूछता है तो केंद्रपाड़ा जिला ही पूछेगा। तो केंद्रपाड़ा जो है देश का एकमात्र जिला है जहाँ पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और ये तीनों प्रजातियाँ कौन सी हैं फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। एक ये है आपका महानदी में सतकोशिया में, महानदी में सतकोशिया में मीठे पानी के घड़ियाल, ठीक है, मीठे पानी के घड़ियाल जो हैं, और साथ ही साथ भितनकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर और खारे पानी के जो है मगरमच्छ। ये सब क्या है आपके, देखा जाए यही तीनों प्रजातियां हैं जो कि हमें कहाँ पे इस समय दिखती हैं, ये हमें दिखती हैं कहाँ पे, आपके उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, घड़ियाल की बात कर रहे हैं फ्रेंड। घड़ियाल जो है ना गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, केंद्रपाड़ा जिला, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है प्लेटिपस अभ्यारण्य। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात किया था, शायद हम लोगों ने जब अंतर्राष्ट्रीय पढ़ रहे थे तो उसमें हम जब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी इसको मेंशन किया गया था। ये देखिए प्लेटिपस जीव है। तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्लेटिपस के लिए विश्व का प्रथम अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई। तो किस देश के द्वारा प्लेटिपस अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की योजना बनाई जा रही है, वो बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। प्लेटिपस की अगर बात करें, जैसा कि आप यहाँ पे पिक देख रहे हैं, ये एक अंडा देने वाला एक जहरीला स्तनधारी जीव है जो कि नदियों के समीप में पाया जाता है और ये विलुप्त होने के कगार पे है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा यहाँ पे अभ्यारण्य स्थापित, इसके लिए अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जो कि विश्व का प्रथम अभ्यारण्य होगा। वही बात करें अगर प्लेटिपस के वैज्ञानिक नाम का, तो उसका नाम है ऑर्निथोरिंकस एनाटाइनस। ठीक है, और IUCN के रेड लिस्ट में जो है इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, किसे, प्लेटिपस अभ्यारण्य को, प्लेटिपस को। ठीक है, प्लेटिपस जो है वो IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अगला है पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आज की क्लास में जैवमंडल, जितने भी जैवमंडल हैं उनको भी रिवीजन करेंगे, जितने सारी चीज़ें आएंगी उनका हम देखते भी चलेंगे, क्योंकि मेरा मानना था ये कि साथ ही यहाँ से प्रश्न जो आते ही आते हैं, चाहे वो करंट हो और चाहे वो पहले के हो, वो जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य को विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है। कहाँ के, पन्ना। ठीक है, और यह भारत
भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। सबसे पहले समझ लीजिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इसको जो है घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरा जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ये वो क्षेत्र होते हैं, ये स्थलीय भी हो सकते हैं, ये तटीय भी होते हैं। तो स्थलीय और तटीय जो पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवांशिक विविधताओं को बनाए रखने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को जो है बनाया जाता है। तो आनुवांशिक जो विविधताएं होती हैं उनको बनाए जाने के उद्देश्य से किसी भी क्षेत्र को हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित करते हैं। इसके बारे में ये 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। एक तो आपका केंद्रीय हो जाता है जिसे हम कोर कहते हैं, ठीक है, कोर हो जाता है। दूसरा जो होता है आपका बफर हो जाता है, ठीक है, बफर होता है जिसे, ठीक है, और तीसरा होता है संक्रमण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन। ठीक है, जो केंद्र होता है, केंद्र, ठीक है, केंद्र जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत लगभग सारी गतिविधियों को क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जो बाधा रहित और जो प्राकृतिक रूप से रक्षित जो तंत्र होता है उसी को हम जो कोर जोन कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो कोर जोन के चारों ओर जो है, कोर जोन के जो चारों ओर घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बफर क्षेत्र कहते हैं। तो बफर क्षेत्र जो होता है वो कोर के चारों तरफ होता है और यहाँ पे जो गतिविधियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं, रेगुलेशन के तहत जो है उनको कुछ गतिविधियों को हम क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। तो लेकिन उनको क्या करते हैं, नियंत्रण के तहत, मतलब रेगुलेशन के तहत। वो गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं, जैसे कि पर्यावरण शिक्षा हो गया, जैसे मनोरंजन का क्षेत्र हो गया। तो ये सारे क्षेत्र, गतिविधियाँ का क्षेत्र जो होता है वो बफर जोन में क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है। बफर जोन के चारों तरफ जो क्षेत्र घिरा होता है उसको कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। तो बफर जोन के जो चारों तरफ जो क्षेत्र घेरा जाता है, चारों तरफ का जो घेरा हुआ क्षेत्र होता है वो संक्रमण क्षेत्र होता है और यहाँ पे जो होता है बहुत सारी गतिविधियों को अलाउ किया जाता है। तो यह जो संरक्षण के प्रयास के तहत इसमें देखा जाए तो कृषि का हो गया, वानिकी और पुनर्निर्माण और अन्य जो आर्थिक उपयोग वाली जो चीज़ें होती है, जो गतिविधियाँ होती हैं उनको चलाए जाने का इस क्षेत्र में अनुमति दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूँकि बात कर रहे थे 12वां जो है जैवमंडल अभयारण्य जो है, और वहीं पे देखा जाए ये भारत का 12वां हो गया जो कि विश्व जैवमंडल अभयारण्य में नाम दर्ज किया है और ये मध्य प्रदेश का तीसरा हो गया। 2 कौन थे पहले से, पंचमढ़ी और अमरकंटक। आइए हम देख लेते हैं। तो इसके मतलब ये 12वां है, तो इसके पहले जो है विश्व जैवमंडल अभयारण्य में जो है 11 को जो है सूचीबद्ध किया गया था। आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ष 2000 में किया गया था नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु, केरल और जो कर्नाटक में फैला हुआ है, नीलगिरी जो अभयारण्य है। फिर दूसरी बार देखता है 2001 में 2 अभयारण्यों को किया गया था, एक मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु और सुंदरवन डेल्टा देखा जाए क्षेत्र को किया गया था वर्ष 2001 में, जो कि पश्चिम बंगाल पे। नंदा देवी को वर्ष 2004 में किया गया था जो कि उत्तराखंड में है। वहीं देखा जाए नोकरेक जो है अभयारण्य की बात करें तो वो मेघालय में, उसको वर्ष 2009 में, और वर्ष 2009 में 3 अभयारण्यों को देखा जाए तो विश्व जैवमंडल अभयारण्य के रूप में दर्ज किया गया था। वो 2 कौन कौन से, 3 कौन कौन से देखा जाए, एक आपका नोकरेक हो गया, फिर देखा जाए पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है जो कि वर्ष 2009 में, तीसरा देखा जाए तो वर्ष 2009 में उड़ीसा के सिमलीपाल, ठीक है, अभयारण्य। वर्ष 2012 की बात करते हैं तो वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फैला जो है एक आपका अचानकमर और अमरकंटक, ठीक है, अचानकमर अमरकंटक जो है, अचानकमर छत्तीसगढ़, अमरकंटक फ्रेंड मध्य प्रदेश में जो है, इसको वर्ष 2012 में किया गया। वहीं पे देखा जाए वर्ष 2013 में ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में है। फिर वर्ष 2016 की बात करें तो अगस्तमलाई जो है, जो कि केरल तमिलनाडु में फैला हुआ, वर्ष 2016 में शामिल किया गया। और अंतिम में देखा जाए कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा वर्ष जो कि सिक्किम में वर्ष 2018 में किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ था हमारा विश्व अभयारण्य में, चूँकि भारत सरकार के द्वारा जो है 18 जैवमंडल अभयारण्य, जिसमें से 12 जो हो गए वो कौन से हो गए, विश्व जैवमंडल अभयारण्य में दर्जा प्रदान किया गया है। अब आ जाइए एक एक करके हम सब देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे एक एक करके। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ जो बायो रिजर्व नेटवर्क की सूची में दिया जाने वाला, आप ये समय खुद देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको ये बताने चलूँगी कि वो कौन कौन से अभयारण्य और किस किस क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो सबसे पहले अमरकंटक है और अचानकमर है जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। किस रेंज में फैला हुआ है ये देखा जाए तो मेघालय रेंज में। अगस्तमलाई, ठीक है, तमिलनाडु केरल में है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, वर्ष 2016 में शामिल किया गया। देखिए सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बताई, इसको थोड़ा सा आप देखते हुए चलना, ठीक है।
यहाँ पे जो भारत सरकार के द्वारा शामिल किया गया उसको मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो 1997 में भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया था, किसको? डिब्रू सैखोवा, जो कि असम में है और ये पूर्वी हिमालय का भाग है के प्रकार। फिर वर्ष 1989 में देखा जाए तो अंडमान निकोबार को शामिल किया गया, जो कि एक द्वीप है। कहाँ पे है आपको पता है, बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, वर्ष 1989 में ही देखा जाए मन्नार की खाड़ी को भी शामिल किया गया, जो कि तमिलनाडु राज्य में है और ये तटीय क्षेत्र में है। ठीक है, वर्ष 2000 में कंचनजंगा सिक्किम का है, पूर्वी हिमालय का है। फिर उसके बाद देखा जाए 1989 में है तीसरा ही देखा जाए मानस, जो कि असम में है और ये पूर्वी हिमालय का भाग है। 1988 में देखा जाए वर्ष तो उत्तराखंड का नंदा देवी है, जो कि पश्चिमी हिमालय का भाग है। ठीक है, और फिर देखते हैं 1986 में देखा जाए तो नीलगिरी है, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है और कटना जो है पश्चिमी भाग से संबंधित है। ये सब जैवमंडल जो क्षेत्र हैं ये आपको बताए जा रहे हैं किस राज्य में फैले हैं और किसका भाग है, ये सब बताए जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद 1988 में नोकरेक जो है अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे, मेघालय में है, पूर्वी हिमालय का भाग है। ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। फिर उसके बाद देखा जाए अगला, तो हमारा अगला हो गया 1999 में देखा जाए पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये अर्धशुष्क राज्य 6 भाग में आते हैं। वहीं पे देखा जाए 1994 में सिम्लीपाल, जो कि उड़ीसा में है, दक्कन प्रायद्वीप के भाग में आते हैं। फिर 1989 में ही देखा जाए 1994 में सिम्लीपाल था। फिर 1989 में देखा जाए तो सुंदरवन है, सुंदरवन और पश्चिमी बंगाल का है और ये गंगा का डेल्टा का भाग है। वर्ष 2008 में कच्छ, जो कि गुजरात में है और ये मरुस्थलीय भाग है। वर्ष 2009 में देखा जाए शीत रेगिस्तान और हिमाचल प्रदेश का भाग है और हिमाचल प्रदेश में स्थित और पश्चिमी हिमालय का ये भाग है। वर्ष 2010 की बात करते हैं तो जो आपका शेषाचलम जो है, ठीक है, शेषाचलम पहाड़ियाँ जो है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट का भाग है। और हिंदी में देखा जाए पन्ना, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, जो कि मध्य प्रदेश और ये किसका भाग आ जाता है, केन नदी का जलग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमारे लिए हमने लगभग जितने थे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, हमने उन सबको देख लिया। जैवमंडल अभ्यारण्य को देखा और उसमें हमने 12 अभ्यारण्यों को समझा जो हमारे विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य में जिन्होंने अपना नाम दर्ज किया। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने इसको देखा जो भारत सरकार के द्वारा जो 18 जैवमंडल अभ्यारण्य हैं उनको हमने देखा किस राज्य में फैले हुए हैं, किसका प्रकार है, कौन से प्रकार हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो गुरु घासीदास के बारे में आप लोगों ने पता ही होगा, ये कौन थे। ये एक भक्ति आंदोलन से संबंधित एक संत थे और ये छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो अगर आप लोग हिस्ट्री जानते होंगे तो जरूर इस क्षेत्र में कि टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो ठीक है, भारत का जो है 53वां जो है राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित किया गया है, किसको किया गया है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगल वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को घोषित किया गया। ये क्षेत्र देखेंगे तो जो भाग लग जाता है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, झारखंड वाला जो बॉर्डर एरिया आ जाता है वही पूरा क्षेत्र है जिसको गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ये भारत का 53वां है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके पहले भी 91 और 92 जो टाइगर रिजर्व थे वो भी आपको पता होने चाहिए, जिसमें से देखा जाए श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई जो है टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु का है उसको भारत का 91वां, और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है वो भारत का 92वां टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें चूंकि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं फ्रेंड, 53 टाइगर रिजर्व वर्तमान में है। उसमें से देखा जाए जो 14 बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक संरक्षण मानक मान्यता के तहत जो है मान्यता प्रदान किया गया है, जो कि आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए असम में 3 है, मानस, काजीरंगा और औरंग बाग जो है आपका टाइगर रिजर्व जो है वो असम में है। ये किसके तहत किया गया है, वैश्विक संरक्षक मानक के तहत जो है मान्यता प्रदान किया गया है। फिर वहीं पे अन्य जो है वैश्विक संरक्षक मानक के तहत मान्यता प्रदान करने वाले ये जो 14 है हम एक एक करके देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए 3 है टाइगर रिजर्व, कौन के, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना है। वहीं पे महाराष्ट्र में देखा जाए पेंच जो टाइगर रिजर्व है उसको भी शामिल किया गया है कैट्स में। फिर बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क को भी शामिल किया गया है। और फिर
पश्चिम बंगाल में जो कि सुंदरवन है उसको शामिल किया गया है। केरल का देखा जाए तो पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया है और तमिलनाडु के मधुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया। और अंत में देखेंगे तो कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व को जो है विश्व संरक्षक मानक की मान्यता प्राप्त है। तो 53 टाइगर रिजर्व में से 14 बाघ अभ्यारण्य को देखा जाए तो वैश्विक संरक्षक मानक के तहत जो मान्यता प्रदान है वो कुछ इस प्रकार से है। देख के एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, ना सिर्फ करंट बल्कि आपके ये हमेशा वाले प्रश्न हैं, ठीक है। चूंकि हम बाघ अभ्यारण्य की बात करते हैं तो आइए थोड़ा सा उससे संबंधित हम ये चीज देख लेते हैं कि जो बाघों की जनगणना है। और फ्रेंड आप अपने ना मैप को खोल लीजिएगा और जितने भी 53 टाइगर रिजर्व हैं, चूंकि मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा अगर हम 53 टाइगर रिजर्व्स को पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन आप अपना उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये 14 बाघ अभ्यारण्य को जो कि वैश्विक संरक्षक मान्यता प्राप्त थे उनको मैंने शामिल किया है क्योंकि वो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे थे। चूँकि हम बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो आइए थोड़ा सा बाघ की जनगणना को भी देख लेते हैं, जो कि हर 4 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है और अंतिम गणना जो हुई थी वो वर्ष 2018 में हुई थी। तो बाघ गणना रिपोर्ट 2018 देख लेते हैं। इस गणना के आधार पे देखा जाए तो बाघों की कुल संख्या वर्तमान में जो भारत में है वो कितनी है, 2967 है, जिसमें से अगर विश्व की कुल आबादी देखी जाए जो बाघों की है उसमें से 70% जो है आबादी भारत में, जो बाघों की आबादी है वो भारत में निवास करती है। तो ये विश्व की आबादी का 70% है, ध्यान रखिएगा, जो कि भारत में देखा जाए तो रहते हैं कौन से आपके बाघ जो रहते हैं, ठीक है, निवास करते हैं। वहीं पे देखा जाए जो 2014 हमने बताया, चूंकि 4 वर्ष के अंतराल पे बाघों की गणना की जाती है, 4 वर्षों के अंतराल पे, तो जो 14 वर्ष के जो 2014 में और 2018 में जो बाघों की संख्या देखी जाए तो 33% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो बाघों के संरक्षण के लिए जो सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उस कार्य में काफ़ी ज़्यादा उनको सफलता मिली, जिसमें से अगर हम बाघों की 2014 से 2018 के बीच में जो आबादी है उसमें हमें 33% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चूंकि हम बाघों की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि राज्यों के आधार पर बाघों की संख्या में कौन कौन से राज्य अव्वल हैं। तो सबसे पहला जो है बाघ में जो राज्यों के आधार पर बाघों की संख्या देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 526, मात्र 2 संख्या से कम हो जाता है कर्नाटक और दूसरे स्थान पे आ जाता है 524 बाघों के साथ कर्नाटक जो है वो दूसरे स्थान पे आ जाता है। वहीं हम बात करते हैं उत्तराखंड, जो कि बाघों की संख्या में भारत में तीसरे स्थान पे है। कितने बाघ हैं यहाँ पे, 442 है। चौथे स्थान पे फ्रेंड चूंकि यहाँ पे महाराष्ट्र है 312 अंकों के साथ है, लेकिन हमारे लिए चूंकि हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पे बाघों की संख्या कितनी है, तो 173 जो है वो बाघों की संख्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक में 524 दूसरे स्थान पे, उत्तराखंड में देखा जाए तो 442 और वहीं पे देखा जाए 173 जो है बाघ कितने किसके पास है, वो उत्तर प्रदेश के पास है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, थोड़ा सा एक न्यूज़ है कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल टीम ने वन्य जीवों की सुरक्षा, संख्या, विभिन्न प्रकार वनस्पतियां, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था करने पर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। चूंकि हम टाइगर से संबंधित बात कर रहे हैं तो टाइगर से संबंधित जो कुछ भी न्यूज़ होगा हम एक साथ देखेंगे। तो सबसे बेहतर जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल टीम के द्वारा, वो दुनिया का दूसरा जो सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व है वो है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और पहले स्थान पे किसको किया गया है, तंजानिया का सीरेगेटी नेशनल पार्क को पहला स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है। और अभी हाल ही में देखा जाए तो जो चर्चा रही है वो है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या रखे जाने की योजना बनाई जा रही है, ग्राम गंगा नेशनल पार्क। तो जितना भी टाइगर रिजर्व से संबंधित है इसलिए इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो दुनिया का जो दूसरा सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल टीम के द्वारा वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का। उसका नाम बदलने की जो योजना बनाई जा रही है, क्या किया जाएगा, राम गंगा नेशनल पार्क रखे जाने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। पहला स्थान किसको मिला है, तंजानिया का है सीरीगेटी नेशनल पार्क, ठीक है। अगला बढ़ते हैं और भारत का रामसर स्थल आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड देखिए मैंने इस क्लास में वन और पारिस्थितिकी जो रिपोर्ट है उसको शामिल नहीं किया है, ठीक है। 16वें नंबर की जो रिपोर्ट है
उसको इसलिए नहीं शामिल किया गया, उसको ऑलरेडी सर दिवाकर सर ने उसकी बहुत बेहतर क्लास लिया है, बहुत अच्छी क्लास लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे उसकी पूरी क्लास को देख लेना, जिसमें हमने वनस्पतियों से संबंधित वन अभ्यारण्य जितने भी वन क्षेत्र हैं उनसे संबंधित जो रिपोर्ट है और जो मैंग्रोव से संबंधित जितनी रिपोर्ट है वो उस क्लास में शामिल किया गया है। यहाँ पे आपका समय बचे और जितना ज़्यादा समय आप दूसरे सेक्शन में लगा सकें, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्लास में उसको शामिल नहीं किया। इसलिए आप ये मत सोचना कि मैंने उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि उसको दिवाकर सर ने उसकी क्लास ली हुई है, तो आप उससे वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब हम रामसर स्थल के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पीसीएस में भी इससे संबंधित प्रश्न आया था और इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो भारत में रामसर, ठीक है, वर्ष 2021 में रामसर अधिनियम में भारत के 4 महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया, जो कि इस प्रकार है। तो 4 नए रामसर स्थल जो है वो बने हैं भारत में। वो कौन कौन से? 2 हरियाणा के हैं और 2 गुजरात के हैं। तो हरियाणा के जो 2 हैं, एक है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है भिंडीवास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो 2 हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडीवास वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है वो रामसर स्थल में शामिल किया। गुजरात के जो है उनका नाम है बाधवान वेटलैंड, जो कि गुजरात में स्थित है, और चौथा जो है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, वो भी जो है गुजरात में। ये नाम ध्यान रखिएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडीवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, बाधवाना वेटलैंड और थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? गुजरात में। इन 4 वेटलैंड साइटों को शामिल किया गया है रामसर स्थल में। इसी के साथ साथ भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? आर्द्र भूमि की संख्या बढ़कर के 46 हो गई। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं और हम पूरे के पूरे 46 अभ्यारण्यों को भी देखेंगे रामसर स्थल में जो शामिल किए गए हैं। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स हैं, हम उसको भी देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि स्थल है वो कौन सा है? सुंदरवन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं भारत का पहला जो कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल है हरिके बैराज, आपने सुना होगा पंजाब वाले क्षेत्र में है। तो हरिके बैराज जो है वो भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर स्थल में सम्मेलन हुआ और इसके लिए एक समझौते पर जो प्रभावी हुआ 1975 में। इसको इसलिए यहाँ पे शामिल किया गया, जो हम रामसर स्थल की बात करते हैं, रामसर एक ईरान में स्थल है, वहाँ पे एक समझौता किया गया और उस समझौते को एक सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन के दौरान जो है एक समझौता किया गया राम स्थलों की, जितने भी विश्व में आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए जो है वो देश आगे आएंगे और इस समझौते के तहत उनका संरक्षण करेंगे। लेकिन ये जो समझौता किया गया उसको प्रभावी कब बनाया गया? 1975 में। इंपॉर्टेंट भारत का जानना है कि भारत इस समझौते में कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल हुआ। चूंकि ये समझौता प्रभावी 1975 में हुआ, लेकिन भारत शामिल कब हुआ? 1982 में हुआ। और वर्तमान में भारत के कुल कितने रामसर स्थल है? 19 जो कि वर्तमान में देखा जाए 46 है। और आइए अब हम देख लेते हैं उन सभी रामसर स्थलों की सूचियों को। सबसे पहले जो रामसर स्थल शामिल किया गया है, यहाँ पे वर्ष देख लीजिएगा, सीक्वेंस दिया हुआ है। सबसे पहला जो है विश्व की सबसे देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और भारत की तो वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में। अभी हम लोगों ने देखा फिशिंग कैट को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, राजदूत बनाया गया है इस चिल्का झील को, फिशिंग कैट को। ठीक है, तो ये हमारी रामसर स्थल है जो कि पहली है। इसी के साथ साथ उसी वर्ष यानी कि 1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया, जो कि राजस्थान में है। फिर अगले वर्ष देखते हैं, यानी कि 1990 में देखा जाए 4 रामसर स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, लोकटक झील में देखा जाए केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है फुंडीज पे। और यहाँ पे एक हिरन पाया जाता है जिसको संघाई डियर भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डांसिंग डियर भी कहते हैं। आप देखना यूट्यूब पे कैसे वो जंप करता है, बड़ा प्यारा है। तो केवल लामजाओ नेशनल पार्क इसी लोकटक झील में है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, जो कि मणिपुर में है। ठीक है, यहाँ पे अगला देखा जाए वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये भी वर्ष 1990 में रामसर स्थल को शामिल किया गया था। फिर हरिके झील, जो कि पंजाब में है, और फिर सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। अब हम वर्ष 2002 में देखते हैं। वर्ष 2002 में कंजली झील, जो कि पंजाब में है, और रोपड़ वेटलैंड, जो कि पंजाब में है, इन दोनों को रामसर स्थल जो है वो घोषित किया गया था। वर्ष 2002 में देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया था। एक एक करके हम देखते चलते हैं। दीपोरबिल, जो कि असम में है, पोंग बांध झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, त्यो मुरोरी झील, जो कि लद्दाख में है, अष्टमुडी झील, जो कि केरल में है, और
ससम्थ कोट्टा झील जो कि केरल में है, और बेमनाड कोल आर्द्रभूमि जो कि केरल में है, और वहीं देखा जाए भोज वेटलैंड जो कि मध्य प्रदेश में है, और वहीं देखा जाए भितनकनिका मैंग्रोव। भितनकनिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना सिर्फ रामसर स्थल के लिए भी जाना जाता है, अन्य चीज़ों में खासकर भितनकनिका में देखेंगे तो ओलिव ऑयल टर्टल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये फेमस रहता है, उड़ीसा। और वहीं देखा जाए तो पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कि वर्ष 2002 में एक अंतिम है, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि जो कि पश्चिम बंगाल में है। वर्ष 2005 के अंतर्गत जिन झीलों को, जिन क्षेत्रों को रामसर साइट में शामिल किया गया उन्हें देखते हैं। फिर ये वर्ष भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि किस वर्ष किया गया है, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक ही साथ बता रही हूँ। दूसरा देखा जाए तो 2005 के दौरान चंदेरटल वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका वेटलैंड जो कि ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और वहीं देखा जाए तो होकेरा वेटलैंड या फिर होकेर्स, इसी को हम कह सकते हैं होकेरस वेटलैंड जो कि जम्मू कश्मीर में है, सुरिनसर या फिर मानसर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, और रुद्र सागर झील जो कि त्रिपुरा में है, और वहीं देखा जाए ऊपरी गंगा नदी जो कि ब्रज घाट के नरोरा खिंचाव, ये खिंचाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। वहीं बात करते हैं, फिर एक देखिए यहाँ पे 2012 में देखिए जो इसको शामिल किया गया है वो है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है। वर्ष 2019 में शामिल किया गया है कौन कौन से, यहाँ पे देखा जाए सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है, नंदुर मध्यमेश्वर जो कि महाराष्ट्र का है, और वहीं देखा जाए वर्ष 2019 में भी काफ़ी बड़ी संख्या में रामसर साइट्स को शामिल किया गया था जो कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि उन्नाव में है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर पंजाब में देखा जाए कौन कौन पंजाब में, तो केशुपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब का, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब का, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब का, सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये देखा जाए उत्तर प्रदेश का है, और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है, समन पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश का, और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, और सरसई नावर झील जो है वो उत्तर प्रदेश आपको पता होने चाहिए किस जिले में है, ये भी पता होना चाहिए। जब हम उत्तर प्रदेश स्पेशल करेंगे तो हम वहाँ पे चीज़ों को कवर कर लेंगे। वर्ष 2020 की बात है जिसमें से देखा जाए तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड का उसको शामिल किया गया, और वर्ष 2020 में देखा जाए काबरताल जो कि बिहार का है, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र की है, और सूर सरोवर झील, कित्थिम झील, ये सब प्रश्न आ चुका है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, और साथ ही साथ त्योस्कर आर्द्रभूमि जो कि लद्दाख में है इनको शामिल किया गया। और वर्ष 2021 में जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया जो कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडेवास वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों हरियाणा में है, और थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि जो कि गुजरात में। मैंने बहुत क्विक इसको पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है कि ये चार्ट है, पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे देख करके इसको क्विक रिवीजन करने की कोशिश करिएगा, और जो उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है किस जिले में है उसको भी देख लीजिएगा। बाकी ट्रिक बनाना आपका काम है, मैं ट्रिकों पे काम ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपने स्वतः कुछ मेहनत करके खुद से ट्रिक बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ना कि इन सबों पे कि ट्रिकों को देख देख करके। तो आप खुद से ट्रिक को बनाइए और खुद से थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिए, ठीक है, वो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग होगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा खुद भी मेहनत करिए। अगला देखते हैं, अगला है हमारा वेटलैंड से संबंधित है, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो कि वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है, वर्ष 2020 में आई थी। किसके द्वारा ये जारी किया गया था? ये किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, WWF के द्वारा। इस रिपोर्ट में कुछ बताया गया, वो बहुत ही गंभीर समस्या है कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि 1970 से लेकर के वर्ष 2016 के तक स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी में कितने % की गिरावट आई है? 68% की गिरावट आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनका 85% अधिक जो है वो लुप्त हो गई हैं, और भारत में जो आर्द्र भूमि है उसमें देखा जाए वो 1/3 यानी कि 33% जो है वो लुप्त हो गई है। काफ़ी गंभीर समस्या, ठीक है। देख लीजिए आप कि लगभग जो ये जो समुद्र से संबंधित जीव हैं, जो भैचर हैं, जो सरीसृप हैं, जो स्तनधारी, जो पक्षी हैं, उनके वो इन प्रदूषण की वजह से वो देखा जाए कितना लुप्त हो चुके हैं। 68% गिरावट आई है उनकी संख्या में। और अगर हम आर्द्र भूमि की बात करें तो विश्व के आर्द्र भूमि में 85 और भारत के आर्द्र भूमि में 33% की गिरावट दर्ज की गई है। किसमें बताया गया है? ये जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक ही जगह देख रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हमारा विश्व धरोहर स्थल। कौन से 2 विश्व धरोहर स्थल इस बार शामिल किया गया है? रामप्पा मंदिर और धोलावीरा। विश्व धरोहर स्थल से संबंधित हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इस बार जो है भारत में देखा जाए, जो सबसे पहले हम विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बात करते हैं कि कौन सी बैठकें हुई थी, यूनेस्को की कौन सी बैठक हुई थी, किसमें इन 2 स्थलों को शामिल किया गया। अंत में हम इन 2 स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की कौन सी बैठक हुई थी? 44वीं वार्षिक बैठक हुई थी। कब से कब हुई थी? देखा जाए तो 16 से लेकर के 31 जुलाई वर्ष 2021 के मध्य हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चीन के फुजुओ में संपन्न हुई थी। तो प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि ये जो 2 आपके विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं यूनेस्को के अंतर्गत, वो किस बैठक के अधीन और किस जहाँ पे किया गया था, किस जगह पे? तो ये है 44वीं बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चीन के फुजुओ में हुई थी। वहीं पे देखा जाए तो विश्व के लगभग जो है कुल 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, जिसमें से 2 आपके भारत के थे। वो 2 कौन थे? रामप्पा मंदिर, जिसे हम देखा जाए तो रुद्रेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा को, ठीक है। इन जो 34 स्थल जो शामिल किए गए थे उसमें देखा जाए तो 29 सांस्कृतिक थे और 5 जो है वो प्राकृतिक स्थल शामिल थे, ठीक है। माफ़ करिएगा, यहाँ पे देखा जाए तो इन स्थलों को शामिल करने के बाद जो है विश्व में कितने, विश्व के 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 1154 हो गई। यानी कि 1154 स्थल विश्व के कुल ऐसे हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध हैं। इसमें से देखा जाए सांस्कृतिक स्थल कौन कौन से हैं? 897। वहीं पे देखा जाए तो 218 जो है प्राकृतिक स्थल हो गए और 39 जो हो गए वो मिश्रित रूप से शामिल स्थल हो गए। अभी हाल ही में हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था, जब इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहे थे, ब्रिटेन का एक पढ़ रहे थे, जिसमें से भी हाल ही में ब्रिटेन का जो लिवरपूल है, जिसको हम मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी के भी नाम से जानते हैं, से विश्व धरोहर स्थल का जो दर्जा है वो छीन लिया गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ 2 अन्य स्थलों का भी जो छीना गया था। देखा जाए तो लिवरपूल को 2009 में जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और 2021 में उससे ये जो दर्जा है वो छीन लिया गया। और यहीं के साथ साथ जो है ये तीसरा जो है स्थल बना है जिससे कि विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीना गया है। तो अन्य 2 कौन से हैं? अन्य 2 हैं, एक जर्मनी का ट्रेंडन स्थित एल्ब घाटी और ओमान का देखा जाए, ओमान की अरेबियन ओरिक्सियस सेंचुरी, जो कि यहाँ पे इनसे इन सब का दर्जा जो है इनसे छीन लिया गया है, ठीक है। अब चूंकि विश्व धरोहर की देखा जाए 44वीं बैठक के दौरान जो 2 नए रामसर स्थल जो है वो शामिल किए गए हैं, वो कौन से? रामप्पा टेम्पल कहाँ पे? तेलंगाना में है, और सिंधव स्थल जो कि धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। रामप्पा टेम्पल को फ्रेंड हम रुद्रेश्वर टेम्पल के भी नाम से जानते हैं, जो कि तेलंगाना में है। काकतीय डायनेस्टी पढ़ा होगा आपने, काकतीय, ठीक है। काकतीय ये वही डायनेस्टी है 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के दौरान जो मलिक काफूर ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, मलिक काफूर ने इसी काकतीय डायनेस्टी पे आक्रमण किया था और यहाँ से कोहिनूर हीरा को लेकर गया था, ठीक है। जो कि फिर उसने कोहिनूर हीरा को लेकर के गया और ये काफ़ी यहाँ पे ले जाकर फिर अलाउद्दीन खिलजी को उसने दिया था। और ये जो काकतीय डायनेस्टी बड़ी संपन्न डायनेस्टी थी। और ये जो रामप्पा टेम्पल है ये भारत का एकमात्र ऐसा टेम्पल है जो किसी के मतलब वास्तुकार के नाम पे इसका जो है नाम रखा गया। रामप्पा इस मंदिर का वास्तुकार थे और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया रामप्पा, जो कि शिव को समर्पित है, रुद्रेश्वर टेम्पल। बात सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, ये अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा जाना था, जल प्रबंधन के लिए ये विश्व प्रसिद्ध था उस समय, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, संभावना बन सकती काकतीय डायनेस्टी से और साथकर आपका सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने के प्रश्न आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन में। कारण ये है क्योंकि ये जो 2 स्थल शामिल किए गए हैं यूनेस्को के, इसी के साथ साथ भारत जो है वो 40 क्लब में शामिल हो गया, ठीक है। तो रामप्पा मंदिर जो है भारत का 39वां था और धौलावीरा जो है वो 40वां था विश्व धरोहर स्थल जो था। और इसी के साथ साथ भारत ने विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के सुपर 30 क्लब, जो कि सुपर 30 क्लब फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शन में अपनी जगह बना लिया। जिस वजह से मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा हिस्ट्री की बुक उठाइएगा और ये इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है और इस चीज़ के लिए
हमें मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित हुआ है, तो बहुत अच्छा है। और हम इसी के साथ साथ सुपर 30 क्लब में शामिल हो गए। इसलिए इससे संबंधित जितने भी आपके ना सिर्फ करंट बल्कि आपके देखा जाए तो जो आपके इससे संबंधित जितने जो हिस्ट्री से संबंधित जो होंगे उन सेक्शंस को भी आप अच्छे से देख लेना। बाद में देखा जाए 40 स्थलों में से 32 स्थल जो है वो सांस्कृतिक है और प्राकृतिक स्थल जो है वो 7 है। और एक स्थल कौन सा वो एक स्थल है बताइए? वो एक स्थल है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है वो एक स्थल है जो कि मिस्टर श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, कंचनजंगा। सुपर 30 क्लब ऐसे देशों के समूह है जहां कम से कम 40 स्थल जो है यूनेस्को के एक प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल है। अब आइए एक एक करके हम लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन हिंदी में दिया हुआ लिस्ट है और एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन से स्थल है। सीक्वेंस से दिया हुआ है किस किस ईयर्स में, तो 1983 में सबसे पहले देखा जाए 4 स्थलों को शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो आगरे का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, एलोरा गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है और ताजमहल जो कि महाराष्ट्र में, इनको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, ईयर जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि महाबलीपुरम में स्मारक जो कि तमिलनाडु में है और सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा वाला, उसको 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। 1985 में देखा जाए तो 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल किया गया था। 85 में कौन कौन से थे? काजीरंगा जो कि असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है। इन तीनों को 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। 1986 में देखा जाए तो खजुराहो, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश, खजुराहो, ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा जो है खजुराहो का मंदिर बनाया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा जो बनाया गया स्मारक है खजुराहो स्मारक समूह जो कि मध्य प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश अकबर द्वारा। हम्पी के स्मारकों का समूह जो कि कर्नाटक और गोवा के चर्च और कॉन्वेंट जो कि गोवा में है, इनको 1986 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। अब आ जाते हैं 1987 में, तो सबसे है पटाटकल के स्मारकों का समूह जो कि कर्नाटक में है, एलिफेंटा गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, इनको 1987 में हेरिटेज का दर्जा दिया गया। चोल मंदिर तमिलनाडु के चोल शासकों के बारे में पढ़ लीजिएगा। 1984 और 1987 और 2004 के इनमें जो है तमिलनाडु चोल मंदिर है उनको शामिल किया गया। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ 1988 और 2005 में शामिल किया गया। कैपिटल कॉम्प्लेक्स कंफ्यूज हो सकते हैं, चंडीगढ़ 2016। सांची का बौद्ध स्मारक फ्रेंड ये जो कि मध्य प्रदेश में 1989 में और 1989 में देखा जाए तो बात एक था। 1993 की बात करते हैं तो हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, ठीक है, और कुतुब मीनार और उसके स्मारक जो कि दिल्ली में है, इनको 1993 में शामिल किया गया। भारत के पर्वतीय रेलवे को देखा जाए तो जो कि विभिन्न भारतीय राज्य में शामिल हैं वो है 1999 में और 2005 में और 2008 में। वर्ष 2002 की बात करें तो बोध गया में महाबोधि मंदिर परिषद जो कि बिहार में वर्ष 2002 में। भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है और वो 2002 में। और हम लोगों ने कल क्या देखा था? कल हम लोगों ने रिवीजन सेक्शन की विश्व की सबसे प्राचीन गुफा लगभग 45,000 साल पुरानी कहाँ पे मिला? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे मिला है विश्व की सबसे प्राचीन गुफा चित्र, ठीक है। यहीं पे बात करें तो चंपानेर या पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात 2004 में और 2004 में ही अन्य है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में, ठीक है। 2004 में लाल किला परिसर वर्ष 2007 में जो कि दिल्ली में है। जंतर मंतर जयपुर वाला राजस्थान में जो कि दिल्ली में 2010 में। और वहीं देखा जाए पश्चिमी घाट विभिन्न भारतीय राज्यों में फैला है वर्ष 2002 में। वर्ष 2013 की बात करें तो वर्ष 2013 में एक स्थल था राजस्थान की पहाड़ी किला जो कि राजस्थान में वर्ष 2013 में। वर्ष 2014 की बात करें तो रानी की वाव जिसे रानी की बावली कहते हैं, ये 10 रुपये के साथ नोट पे 10 रुपये की नोट पे ये साथ कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उसका चित्र बना हुआ है, इसको 2014 में शामिल किया गया था। पाटन गुजरात में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है वर्ष 2014 में है। और खांगजेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में ही देखा जाए तो
नालंदा महावीर का पुरातत्व स्थल बिहार का है। ठीक है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर देखा जाए वर्ष 2017 में गुजरात का है। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक है, विक्टोरियन गोथिक वर्ष 2018 में महाराष्ट्र का है। जयपुर शहर 2019 राजस्थान। और अभी हाल ही में जो शामिल किया गया है कालेश्वर रमप्पा टेम्पल वर्ष 2021 और धोलावीरा गुजरात जो कि वर्ष 2021 गुजरात। ठीक है। ये चीज़ सारी लिस्ट को क्विक पढ़िएगा, मैंने क्विक पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं और अगला हमारे लिए आ जाता है कैच द रेन अभियान। ठीक है। ये अभियान जो चलाया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभियान को देखा जाए तो विश्व जल दिवस के अवसर पे चलाया गया था जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से कैच द रेन नामक एक जागरूकता अभियान प्रारंभ किया। तो इसका उद्देश्य क्या है? लोगों की भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर जो है जल संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वर्षा के जल का संचयन कर सकें और वर्षा के जल का उचित भंडारण कर सकें। ठीक है। तो इस वर्ष जो है ये अभियान चलाया जा रहा है जो वो है 22 मार्च से लेकर के 30 नवंबर 2021 जो कि अभी चल ही रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जो इस अभियान की टैगलाइन क्या है? वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जैसे भी संभव हो। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। ठीक है। अगला है उमंगोट नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए उमंगोट नदी। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मेघालय में उमंगोट नदी देश की सबसे स्वच्छ नदी, देख भी सकते कितनी ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी स्वच्छ नदी है। और ये जो नदी है जिस गांव से बहती है जिसका नाम है मावलिंगन गांव है, ये एशिया के सबसे स्वच्छ गांव इसे कहा जाता है। ठीक है। तो देखा जाए उमंगोट नदी कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है। ये देश की सबसे स्वच्छ नदी है। स्टेट ऑफ लेपर्ड तेंदुआ इन इंडिया। ठीक है। तो स्टेट ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 की गणना को देख लेते हैं फ्रेंड। तो केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय तेंदुआ आकलन के निर्माण के परिणाम को स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 नामक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया। ठीक है। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई? केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया। अब हम तेंदुओं की गणना देख लेते हैं वर्ष 2018 के परिणाम अनुसार। तो भारत में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? 12,852 तेंदुओं की संख्या है। और चूंकि ये भी जो गणना है वो 4 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है तो इसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वर्ष 2014 से 2018 के बीच तेंदुओं की संख्या में 62%, कहीं कहीं पे 60% भी दिया है, तो 62% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। चलिए आ जाते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से राज्य। तो देखा जाए फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा जो तेंदुए, देखिए बाघ में भी मध्य प्रदेश था, पहले नंबर पर कर्नाटक था, तेंदुए में भी है। तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या पाई जाती है वो कहाँ पे? 3,421 जो है तेंदुए की संख्या है, प्रथम स्थान पे हो गया। कर्नाटक में देखा जाए द्वितीय स्थान पे है, 1,783 हो गया। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तीसरे स्थान पे 1690 जो है तेंदुओं की संख्या के साथ। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने तेंदुओं की संख्या है? 316 है। और वहीं पे देखा जाए बिहार में 98 है। ठीक है। तो ये आपको तेंदुओं की रिपोर्ट जो संख्या है और तेंदुओं की संख्या के आधार पे जो राज्यों का क्रम है तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, मध्य प्रदेश कर्नाटक रट लीजिए। ठीक है। अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इंडेक्स जो है जारी किया गया है, किसके द्वारा? तो ये स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जो है जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो 30 प्रदूषित शहर हैं उसमें जो 22 शहर हैं वो भारत के हैं। ठीक है। सबसे अधिक प्रदूषित देश का जो दर्जा दिया गया है वो सबसे ज़्यादा भारत है, सबसे प्रदूषित देश का दर्जा, फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश है। और सबसे कम प्रदूषित देश का दर्जा जो दर्जा दिया जा गया देश को, सबसे कम प्रदूषित देश है वो है पुर्टो रिको। ठीक है। वहीं पे बात करें तो देश की जो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है वो कोई नहीं भाई, हमारी राजधानी यानी कि देश की राजधानी नई दिल्ली है जो कि प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे देखा जाए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और तीसरे स्थान पे मंगोलिया की राजधानी जो है उलानबटोर है जो कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में है। वहीं देखा जाए सबसे प्रदूषित शहरों में देखा जाए तो चीन का एक शहर है जिसका नाम है होटन जो कि प्रथम स्थान पे है। वहीं उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है गाजियाबाद, आपको पता ही है, ये दूसरे स्थान पे, यानी कि देश की सबसे जो प्रदूषित राजधानी का दर्जा जो दिया गया है वो दिल्ली, भारत की राजधानी को, और सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरा स्थान जो प्राप्त करता है वो है उत्तर प्रदेश का शहर गाजियाबाद। ठीक है।
वृक्षारोपण अभियान 2021, ये किसके द्वारा चलाया गया? ये मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम क्या करेंगे, पर्यावरण मंत्रालय करके आएंगे, लेकिन ये कोई और नहीं, कोयला मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की है और मंत्रालय यानी कि कोयला मंत्रालय के एक विभाग ने गो ग्रीन अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गो ग्रीन जो अभियान चलाया गया वो भी कोयला मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है और वृक्षारोपण अभियान भी जो है वो कोयला मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अगला है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है ये। तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम वर्ष 2021 को मंजूरी दिया है और इस अधिनियम के तहत वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। तो एक तरीके से बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, इस अधिनियम का इस नियम का जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम है, ये उसका उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से पूरी तरीके से जो प्लास्टिक की पैकेजिंग है उसको बाहर रखना। यानी कि जितने भी जो समस्याग्रस्त जो प्लास्टिक पैकेजिंग है, जो वस्तुएं हैं, उनका सूचीबद्ध जो है उनकी सूची बना करके उनको परिभाषित करना और वर्ष 2030 तक, ठीक है, उनको रीडिज़ाइन करना और उनको रिनोवेशन करने में उनके जो है इस समस्या से निजात पाना जो है इसका उद्देश्य है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो वर्ष 2030 तक जो है 100% जो प्लास्टिक पैकेजिंग को पुनः जो है रीयूजेबल या फिर रिसाइकलेबल बनाना है और साथ ही साथ 50% जो प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रभावी ढंग से रिसाइकल किया जाना है। और भारत में अगर फ्रेंड हम बात करें कि जो वार्षिक जो है सालाना जो है जो प्लास्टिक कचरा निकलता है वो आपको पता होना चाहिए 9.46 मिलियन टन जो है, तो हमारे भारत में जो है मिलियन टन प्लास्टिक कचरा भारत में प्रतिवर्ष निकलता है, 9.46 मिलियन टन। ठीक है, अगला है महत्वपूर्ण तथ्यों को एक एक करके हम देखते चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है महत्वपूर्ण तथ्य। तो हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, सबसे पहला है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पूर्वी लद्दाख के गांव है जिसका नाम है पूगा गांव। तो पूर्वी लद्दाख के गांव पूगा गांव में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जा रही है और माना जा रहा है कि ये वर्ष 2022 के अंत तक ये चालू हो जाएगा और इससे जो बिजली उत्पादन होगा वो होगा 1 मेगावाट की बिजली उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये भूतापीय क्षेत्र परियोजना। अगला है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना कार्यक्रम के लिए चयन किया। किसका चयन किया? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को। ठीक है, तो चूंकि नगर वन योजना जो कि वर्ष 2021 में जो के तहत जो है ईटानगर को चयन किया गया है, इसके तहत इस योजना की इसका जो कार्यक्रम की जो शुरुआत जो लॉन्च किया गया था वो 5 जून को किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2020 में किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? नगर वन योजना को लॉन्च किया गया था। ये शहरी वन को विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था। किस विभाग के द्वारा? फ्रेंड ध्यान रखिएगा, विभाग कौन सा है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। ठीक है, इसके विभाग से। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापना दशक घोषित किया गया। कौन से वर्ष को? हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया है। तो ये वर्ष 2021 से वर्ष 2030 को संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापना दशक घोषित किया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। किस वर्ष को? 2023 को। हम लोगों ने सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय जो क्लास की थी उसमें डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ पे भी एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तराखंड के मुनस्यारी में। तो थोड़ा लाइकेन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। लाइकेन जो होता है ना फ्रेंड, लाइकेन पार्क, इसको कवक, ठीक, कवक कह सकते हैं। अगर हम लाइकेन की बात करते हैं तो फ्रेंड आपको पता होगा ये एक तरीके की क्या होती है? वनस्पति होती है। साइंस वाले बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया था। वनस्पति होती है एक प्रकार की वनस्पति। आप बरसात के दिनों में देखते होंगे ना, जो पेड़ों के जो तने होते हैं उनमें हरे हरे कलर के लगे रहते हैं, दीवालों पे, चट्टानों पे, मिट्टियों पर ये पनपते हैं। चूंकि लाइकेन की अगर बात करें तो इस लाइकेन के संरक्षण के लिए जो लाइकेन की विभिन्न प्रजातियां हैं, जो उनका प्रजातियों का जो वितरण है, जो उनका निवास है आदि के संरक्षण के लिए देखा जाए उत्तराखंड के मुनस्यारी में क्या किया जा रहा है? प्रथम लाइकेन पार्क खोला जा रहा है। तो क्यों भाई संरक्षण करना? तो ये जो लाइकेन की प्रजाति होती है ना, उनका जो इस्तेमाल किया जाता
जाता है, ये सबसे ज़्यादा है। ये भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इत्र के रूप में, रंजक के रूप में और पारंपरिक दवाओं के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात अगर हम लाइकेन की करते हैं तो वो है कि लाइकेन जो होता है ना वो पर्यावरण सूचक होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है, वायु का अच्छा सूचक होता है। कैसे भाई? तो लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है। कारण ये है कि अगर उसमें भी विशेष रूप से देखा जाए वायु प्रदूषण में, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का ये सबसे विशेष रूप से ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है। यानी कि जो सल्फर है डाइऑक्साइड अगर वातावरण में, वायु में विद्यमान होगा तो कवक यानी कि लाइकेन जो होगा वो क्षतिग्रस्त होने लगेगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि लाइकेन जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो इतना मान लेना कि उस क्षेत्र की, उस हवा में, उस वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ गई है। यानी कि ये जो लाइकेन है वो सल्फर डाइऑक्साइड के काफ़ी ज़्यादा जो संवेदनशील सूचक के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेगा, लाइकेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि जो लाइकेन है वो विशेष रूप से वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक होता है। वायु प्रदूषण में विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति काफ़ी ज़्यादा ये संवेदनशील होता है, ठीक है, ये हमने बता दिया। और इसके संरक्षण के लिए, लाइकेन के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में देखा जाए तो एक प्रथम लाइकेन पार्क खोला जा रहा है। अगला बढ़ते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? भागलपुर, बिहार में। गंगा नदी में वहाँ पे जो डॉल्फिन है देखा जाए तो उसके लिए रिसर्च सेंटर जो भागलपुर, बिहार में स्थापित किया जा रहा है। तो चूँकि थोड़ा सा गंगा नदी के भी बारे में, डॉल्फिन के बारे में समझ लीजिए। तो देखा जाए सबसे पहले 5 अक्टूबर की बात है। 5 अक्टूबर कौन सा वर्ष? वर्ष 2009। इस दिन क्या किया गया था? गंगा डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। वर्ष 1997 की बात है। वर्ष 1997 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक कार्यक्रम चला है। उस कार्यक्रम का नाम देखिए क्या है? गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम। पूछ सकता है इस कार्यक्रम को कब चलाया गया? तो इस कार्यक्रम को चलाया गया 1997 में चलाया गया। किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। किस उद्देश्य से चलाया गया? डॉल्फिन की संख्या में वैज्ञानिक डेटाबेस को बनाने की योजना के तहत, यानी कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, उनके एक तरीके से उनका डेटाबेस तैयार करने के लिए इस कार्यक्रम को, गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम को चला गया। यानी कि गंगा नदी के संरक्षण के तहत, ये गंगा नदी में रहती है, उसका गंगा नदी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो इन डॉल्फिन का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इनका संरक्षण किया जाएगा। तो इसके तहत इस कार्यक्रम को चलाया गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि आप भागलपुर की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, भागलपुर में जो कि बिहार में है, वहाँ पे एक विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन गैंगेटिक, ठीक है, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन लिख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वो होता है, डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ठीक है, अभ्यारण्य। तो ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि बिहार के भागलपुर जिले में है और ये भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। तो ये हमारा डॉल्फिन से संबंधित जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमने देख लिया। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है, वहीं पे चीज किया जा रहा है। अगला चलते हैं, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। अब चूंकि हिम तेंदुआ आपने जानते ही, हिम तेंदुआ की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में लद्दाख के द्वारा हिम तेंदुए को और काली गर्दन के सारस को, हिम तेंदुए को राज्य पशु और काली गर्दन के सारस को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो हिम तेंदुआ अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। और लद्दाख की अगर हम लोगों ने बात किया तो लद्दाख में फ्रेंड एक हेमिस नेशनल पार्क है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। तो ये जो पार्क है ना, ये पहली बात तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे हिम तेंदुए की संख्या बहुत बड़ी है, ठीक है। तो जिसके वजह से इस हेमिस को विश्व की हिम तेंदुए की राजधानी कहा जाता है। हिम तेंदुए की राजधानी अगर कहा जाए किसको कहा जाता है? तो हेमिस को कहा जाता है, क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क में बहुत बड़ी संख्या में हिम तेंदुए रहते हैं। और हाल ही में, और हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है और लद्दाख के ही द्वारा हिम तेंदुए को राज्य पशु जो है वो घोषित किया गया है। विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब
मनाया जाता है फ्रेंड? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब हम लोगों ने चर्चा किया है, कहाँ पे किया है? अपने नेशनल और इंटरनेशनल वाले करंट में किया है, ठीक है। तो हिम तेंदुए के जो है संरक्षण के लिए जो है पहला हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, ठीक है। तो वेटलैंड कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसी 2 फरवरी के अवसर पे जो आर्द्र भूमि, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रबंधन के लिए और इन आर्द्र भूमियों के सही उपयोग के लिए और उनकी सही क्षमता का विकास करने के लिए जो है वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया, जो कि भारत का पहला है। कहाँ पे किया गया? ये किया गया आपका वहाँ पे चेन्नई में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO और संयुक्त राष्ट्र के ऑर्डर डे ऑफ द्वारा T20 कह रहे हैं 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के शहर को चुना गया। किस शहर को चुना गया? हैदराबाद को चुना गया, ठीक है। हैदराबाद को चुना गया किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और यूनाइटेड नेशन के ये फ्रेंड आर्बर होना चाहिए था ना, आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा जो है ये मान्यता प्रदान किया गया। कौन सी मान्यता? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 20। और ये मान्यता का प्रावधान विशेष रूप से उन शहरों के लिए होता है फ्रेंड जो शहरी वन के विकास और रख रखाव के लिए तथा उनके योगदान और प्रतिबद्धता के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड दिया जाता है और अभी हाल ही में हैदराबाद को दिया गया। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? बिहार में किया गया। किस सेंचुरी में? नागी जो है बर्ड सेंचुरी में किया गया। अगला है बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किया। किसने किया? लखनऊ नगर निगम ने, ठीक है। तो लखनऊ नगर निगम ने देखा जाए तो शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े के बने थैले को इस्तेमाल करें, उस चीज़ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थैला बैंक की शुरुआत किया। किसने किया? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगर निगम ने किया। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? आइसलैंड में शुरू किया गया। फ्रेंड हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया है। जब आप लोग वर्ल्ड इंटरनेशनल, जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ें उसमें आप देख सकते हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिए। अगला है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना, भारत बना। किसके सहयोग से? भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से, ठीक है। तो प्लास्टिक समझौता जो है इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है, प्लास्टिक समझौता। अगला देखते हैं तो ये है कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला देश का पहला जो बना है वो देश बना है भारत बना है। कूलिंग एक्शन इसको लॉन्च किया गया था 2019 में किया गया था। इसका उद्देश्य फ्रेंड देख लीजिए कि 20 वर्षों तक सभी क्षेत्रों में शीतलता के से संबंधित जो आवश्यकता से जुड़ी जो मांग है, जो ऊर्जा है, उनकी आवश्यकताओं का आकलन करना, इसी को कूलिंग एक्शन प्लान जो है इसको जो लॉन्च किया गया था और ये ऐसा करने वाला जो है विश्व का पहला देश भारत बना है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क के बारे में हम लोगों ने बात किया था जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसका उद्घाटन चमोली, ठीक है, उत्तराखंड में। ये सब चीज़ें जो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, जो नेशनल हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस किए उसमें आप देख सकते हैं। तो हर्बल पार्क जो है भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पे है। कहाँ पे? चमोली जिला, उत्तराखंड। चमोली त्रासदी भी देख लेना क्या हुआ था। अगला है कोरल व मूंगों को नुकसान पहुँचाने वाले सनस्क्रीन को प्रतिबंधित करने वाला या प्रतिबंध लागू करने वाला पहला जो देश बना है वो थाईलैंड है। देखिए पहला देश अगर हम बात करें, विश्व का पहला देश था एक पश्चिमी प्रशांत देश है जिसका नाम है पलाऊ, ठीक है। पलाऊ जो है ये विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने सनस्क्रीन को प्रतिबंध लगाया था दुनिया के। और इसने देखा जाए तो कोरल मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले जो सनस्क्रीन होते हैं, जो रसायन होते हैं, जो सनस्क्रीन में जो रसायन जो होते हैं फ्रेंड वो जो कोरल ब्लीचिंग का कारण बनते हैं, तो उसको प्रतिबंधित किया है थाईलैंड ने। भारत जो है वर्ष 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कितना रखा है? 20 गीगावाट रखा है। किसके अनुसार? एक रिपोर्ट है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 से 25 यानी 5 वर्षों के दौरान जो पवन ऊर्जा क्षमता है वो अपनी 20 गीगावाट कर लेगा, ठीक है।
अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, पटना बिहार, ऑलरेडी चर्चा कर लिया हम लोगों ने। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश वन्य जीव सप्ताह मनाया, कब मनाया? 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में मनाया गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वन्य जीव सप्ताह 2021। अगला है भारत का पहला परागकण या पार्क पॉलिनेटर पार्क खोला गया, उत्तराखंड में खोला गया। ठीक है, वहीं अगला हम देखते हैं जून 2021 में जारी अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा जो किस्म की तितलियों का घर है वो कोलंबिया में है, यानी कि दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में तितलियों की सभी जो ज्ञात प्रजातियां हैं उनका लगभग 20% जो है वो कोलंबिया में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे ना 200 से अधिक तितलियों की प्रजाति सिर्फ और सिर्फ कोलंबिया में पाई जाती हैं, तो तितलियों का घर इसको कहा जाता है कोलंबिया को। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है ये। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार देखा जाए तो विश्व में जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक है, कहाँ पे है वो आपका भारत में। ठीक है, पहला 100% ऑर्गेनिक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड? देखा जाए तो सिक्किम है। और अगर हम बात करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, 100% ऑर्गेनिक स्टेट, 100% यूटीज ऑर्गेनिक यूटी। ठीक है, पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया, किसने लाया? वो लाया फ्रांस देश ने। ठीक है, जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल फ्रांस के द्वारा लाया गया। वित्तीय संस्थानों के लिए पर्यावरण परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? न्यूजीलैंड बना। हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद हर वित्तीय संस्थान को ये बताना आवश्यक हो जाएगा कि उनके द्वारा जो वित्तीय कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि वित्तीय संस्थान बैंक हो गई, बैंक क्या करता है? उद्योगों को लोन देता है। उद्योगों को लोन देगा तो उद्योग जो होते हैं वो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, उन फैक्ट्रियों की वजह से जो प्रदूषण फैल रहा है उसकी जवाबदेहिता कौन सुनिश्चित करेगा? ये वित्तीय संस्थान है। तो ये बताएंगी सरकार को कि इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, इनके द्वारा जो वित्तीय कार्य किए जा रहे हैं, उन वित्तीय कार्य से किस तरीके से पर्यावरण को क्षति हो रही है, इसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है। ठीक है, ऐसा कानून लाने वाला। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पोर्टल लॉन्च किया। तो जो पोर्टल जो है एक प्राण पोर्टल है। ठीक है, और ये प्राण पोर्टल जो है वो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करेगा। और इस पोर्टल का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, प्राण। ठीक है, G20 देशों के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन वर्ष 2021 में किया गया। कहाँ पे किया गया? इटली के नेपल्स में किया गया। ठीक है, 2023 का आयोजन G20 का करने वाला है, भारत पहली बार करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो कि अभी हुआ है के अनुसार वर्ष 2022 में COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है 27वां, उसकी मेजबानी कौन करेगा? उसकी मेजबानी करेगा मिस्र करेगा। और 2023 की COP28 की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा। वहीं अगर 2026 जो अभी हुई है 26वीं जो हुई है 2021 में हुआ है, इसकी मेजबानी किसने किया है फ्रेंड? वो क्या है? यूनाइटेड किंगडम ने किया है, यानी कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, हम लोगों ने कल पुरस्कार की क्लास किया था, उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखा था। लेकिन उस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक पुरस्कार जो दिया गया था वो पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में दिया गया था। किस फिल्म को दिया गया था? वाटर बरियल फिल्म को दिया गया था। ठीक है, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को माना जाता है पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पायलट परियोजना के तहत 3 एथेनॉल वितरण स्टेशन का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? पुणे में किया। समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तमिलनाडु राज्य के द्वारा लिया गया। वहीं हम बात करें तो वन्यजीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड जो है 2020 से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? थियोडोर बस्कस को किया गया। तो थियोडोर बस्कस को वन्यजीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। COP26 पुरस्कार जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना, वो बना महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के द्वारा जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य किया गया, जो उसका योगदान रहा, उस योगदान को ध्यान में रखते हुए COP26 का पुरस्कार उसे दिया गया। और ये प्राप्त करने वाला जो है भारत का पहला शहर बना या एकमात्र शहर, वो है महाराष्ट्र। फ्रेंड, COP26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित, इसके बारे में जो हम सम्मेलन की क्लास करेंगे तो वहाँ पे इससे संबंधित तथ्यों को देख
देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को शामिल नहीं किया है। कुछ चीज़ों को हम लोगों ने जब राष्ट्रीय पढ़ा और कुछ चीज़ों को जब हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा तो वहाँ पे जैसे जैसे बिंदु आ रहे थे उनको वहाँ पे देख रहे थे। बाकी सम्मेलन की क्लास के दौरान हम थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लेंगे। ठीक है, अगला है सिक्किम की राज्य मछली कॉपर महसीर। आप पिक्चर देख लेते हैं, कॉपर कलर की है इसलिए इसको कॉपर महसीर कहते हैं और ये सिक्किम की राज्य मछली बनी है। तो सिक्किम सरकार ने कॉपर महसीर, जिसे हम स्थानीय नाम से कैटली के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको राज्य मछली यानी कि स्टेट फिश जो है वो घोषित किया है। और मुख्य रूप से यह जो पाई जाती है वो तिस्ता और रंगीत नदियों और उनकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली यह मछली का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम क्या है, नियोलोसिचिलस हेक्सागोनोलेपिस जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। काफ़ी भाई ये वैज्ञानिक नाम है कि लग रहा है पूरा कई लोगों का नाम इसमें शामिल हो गया है, लेकिन देख लीजिएगा कोई बात नहीं। बाकी जो है कॉपर महसीर, जिसे स्थानीय नाम से केटली कहा जाता है, उस मछली को सिक्किम सरकार के द्वारा राज्य मछली घोषित किया है। आप इसकी पिक देख सकते हैं। अगला है, अब हम देखेंगे कुछ राष्ट्रीय उद्यान थे जो कुछ टाइगर रिजर्व से जो चर्चा में थे, उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो एक उद्यान है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान रहे, जो टाइगर रिजर्व रहे, किन्हीं कारणों से जो वो चर्चा में थे तो हम उनको देख लेते हैं। तो भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो शुरुआत की गई, कहाँ पे की गई, बांधव टाइगर रिजर्व में किया गया, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का बांधव टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ ये पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाटर लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया किस टाइगर रिजर्व को, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बना, कौन बना, पन्ना टाइगर रिजर्व। देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया, 12वां है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश में। हाल ही में अत्यधिक बाघों की मृत्यु हुई किस टाइगर रिजर्व में हुई, जो कि चर्चा का कारण बना था, वो था पेंच टाइगर रिजर्व। देखिए फ्रेंड, मध्य जो प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, ये भी अभी हाल ही में चर्चा में था। कारण ये था यहाँ से बहुत सारे जो टाइगर्स थे ना, जो बाघ थे ना, वो विभिन्न क्षेत्रों में चले गए थे, बहुत सारे क्षेत्रों में वो विस्थापित हो गए, जिसके वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व चर्चा में था। और उसी में जो मध्य प्रदेश का एक दूसरा टाइगर रिजर्व, जिसका नाम पेंच टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे ना बहुत बड़ी संख्या में जो है बाघों की मृत्यु हुई, जिसकी वजह से ये चर्चा में था। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में देखा जाए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में बना था, कारण था यास चक्रवात आया था, जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था। उसके वजह से जो भितरकनिका टाइगर जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, इस उद्यान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ये चर्चा में थी। अगला है हेमरेज सेप्टिसिमियम के कारण इस वन्यजीव अभयारण्य में 6 हाथियों की मौत हो गई। देखा जाए तो कौन सा है, करलापट वन्यजीव अभयारण्य। तो करलापट वन्यजीव अभयारण्य जो कि उड़ीसा में स्थित है, किस कारण से चर्चा में थी, यहाँ पे बड़ी संख्या में यानी कि 6 हाथियों की मौत हो गई। किस कारण, एक वायरस था जिसका नाम है हेमरेज सेप्टिसिमियम के कारण। ठीक है, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला है असम में देखा जाए, असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बने हैं और 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों के साथ जो है असम जो है 7 जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हो गए। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या के मामले में असम तीसरे स्थान पे हो गया। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे अंडमान निकोबार है और तीसरे स्थान पे देखा जाए तो असम आ गया। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। 2 नए राष्ट्रीय उद्यान जो शामिल किए गए हैं, एक आपका रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 6वें नंबर का है, दूसरा है देहिंग पटकी नेशनल पार्क जो कि 7वें नंबर का है। ठीक है, तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ जो है 7 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ असम जो है वो आ गया अपना किसने स्थान पे, वो देखा जाए तो तीसरे स्थान पे है। और आप ध्यान रखिएगा सारे नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए। ठीक है, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी 106F देखा गया, कहाँ देखा गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, कौन सा बना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है फ्रेंड, ये स्थित है असम में। उत्तर प्रदेश की देख लेते हैं। तो बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। ठीक है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसने जो कि अपने एक इसको पुरस्कार मिला है TX2
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस कारण से? बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए। ठीक है, कुछ और भी तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। वन्य जीव सप्ताह मनाया गया 2021 का 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक मनाया गया। तो भारत के वनस्पति और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रति वर्ष वन्य जीव सप्ताह जो है वो मनाया जाता है 2 से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच। वेटलैंड्स ऑफ द पोर्टल, वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल, तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक तकनीकी सहयोग परियोजना जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए एक आर्द्र भूमि पर प्रबंधन के तहत वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। किस परियोजना के तहत किया गया है? किस परियोजना? जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए जो किया गया है। आर्द्र भूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए ये एकल बिंदु पहुंच होगा। कौन सा एकल बिंदु पहुंच होगा? जो आर्द्र भूमि से संबंधित जितनी भी आपको सूचना चाहिए वो आप इस पोर्टल पे चले जाइए। किस पोर्टल पे चले जाइए? वेटलैंड्स ऑफ द इंडिया पोर्टल पे चले जाइए। ठीक है, ये चीज सेम आ गई, इसको ध्यान में नहीं देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा रिवीजन सेशन सीरीज। हमने देखा जाए वन जो रिपोर्ट से संबंधित है उसके बारे में हमने चर्चा नहीं की, जो कि 16वें नंबर की थी। इसके बारे में फ्रेंड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, क्योंकि दिवाकर सर ने काफ़ी अच्छे से क्लास कराई है। तो वहाँ पे आप जा करके पर्यावरण से जो भी आपका उससे संबंधित जो रहेगा, जो कि वन स्थिति रिपोर्ट जो भारत की है कब 2019 की थी और 16वीं थी, इसके बारे में सारे तथ्यों को देख लीजिएगा, वेटलैंड से संबंधित तथ्यों को देख लीजिएगा। और फ्रेंड जितने भी जो हमने जो चीज़ छोड़ी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स की होती हैं जो कि हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको नहीं शामिल, लेकिन फिर भी मैंने शामिल करने की कोशिश की है। जैसे कि आप संस्थाओं को देख सकते हैं, आप अपने बुक में खोल लीजिए, जितनी भी जो अधिनियम हो गए हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में जो अधिनियम चलाए गए, जैसे कि भारत वन अधिनियम 1927 हो गया, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया, जितने भी नियम है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इन सारे अधिनियमों को आप पढ़ लीजिएगा। पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी जो आपके देखा जाए जो सेक्शंस है उन सारी चीज़ों का आप अच्छे से पढ़ लेना, आपका करंट जो है ये सारी चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पर्यावरण सेक्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो पीडीएफ है वो आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है डिकोड का, वहाँ पे अवेलेबल होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप पीडीएफ जो है अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। बाकी फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, जो लोग डिसलाइक करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि किस कारण से उनको ये सेशन अच्छा नहीं लगा है, ताकि हम लोग उस पर इम्प्रूवमेंट ला सकें, हम लोग उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो बाकी हम फिर मिलेंगे अपने फिर से नेक्स्ट सेशन सीरीज में, अपने रिवीजन सेशन सीरीज में, जिसमें से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद हम एक एक करके इंडेक्सेस हो गए, जितने आपके नियुक्तियां हो गई, एक एक करके हम रिवीजन कर लेंगे। आपका सारा रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।